खाली बोतलें, खाली डिब्बे। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। ये हैरत मुझे अब भी है कि ख़ास तौर पर खाली बोतलों और डिब्बों से मुजर्रद मर्दों को इतनी दिलचस्पी क्यों होती है। मुजर्रद मर्दों से मेरी मुराद उन मर्दों से है जिनको आमतौर पर शादी से कोई दिलचस्पी नहीं होती। यूं तो इस किस्म के मर्द अमूमन संकी और अजीबोगरीब आदात के मालिक होते हैं, लेकिन ये बात समझने में नहीं आती कि इन्हें खाली बोतलों और डिब्बों से क्यों इतना प्यार होता है। परिंदे और जानवर अक्सर इन लोगों के पालतू होते हैं। ये मिलान समझ में आ सकता है कि तन्हाई में इनका कोई तो मुनिस होना चाहिए, लेकिन खाली बोतलें और खाली डिब्बे इनकी क्या गमगुसारी कर सकते हैं। सिंक और अजीबोगरीब आदात का जवाब ढूंढना कोई मुश्किल नहीं कि फितरत की खिलाफ वर्जी ऐसे बिगाड़ पैदा कर सकती है, लेकिन इनकी नफ्सियाती बारीकियों में जाना अलबत्ता बहुत मुश्किल है। मेरे एक अजीज हैं, उम्र आपकी इस वक्त 50 के करीब करीब है। आपको कबूतर और कुत्ते पालने का शौक है और इसमें कोई अजीबोगरीबपन नहीं, लेकिन आपको यह मर्ज है कि बाजार से हर रोज दूध की बलाई खरीद कर लाते हैं, चूल्हे पर रख कर इसका रोगन निकालते हैं और इस रोगन में अपने लिए अलहदा सालन तैयार करते हैं। उनका ख्याल है कि इस तरह खालिस घी तैयार होता है। पानी पीने के लिए अपना अलग घड़ा रखते हैं। इसके मुंह पर हमेशा मलमल का टुकड़ा बंधा रहता है ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर न चला जाए, मगर हवा बराबर दाखिल होती रहती है। पाखाने जाते वक्त सब कपड़े उतारकर एक छोटा सा तौलिया बांध लेते हैं और लकड़ी की खड़ाओं पहन लेते हैं। अब कोई इनकी बलाई के रोगन घड़े की मलमल अंग के तौलिए और लकड़ी की खड़ाओं के नफ्सियाती अकीदे को कैसे हल कर सकता है। मेरे एक मुजर्रिद दोस्त हैं, बज़ाहिर बड़े ही नॉर्मल इंसान, हाई कोर्ट में रीडर हैं। आपको हर जगह से हर वक्त बदबू आती रहती है, चुनाचे इनका रुमाल सदा इनकी नाक से चिपका रहता है। आपको खरगोश पालने का शौक है। एक और मुजर्रिद हैं, आपको जब मौका मिले नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका दिमाग बिल्कुल सही है। सियासियाती आलम पर आपकी नज़र बहुत वसी है। तोतों को बातें सिखाने में महारत तामा रखते हैं। मिलिट्री के एक मेजर हैं, सनरसीदा और दौलतमंद। आपको हुक्के जमा करने का शौक है, गड़गड़ियाँ, पीचवान, गर्ज ये कि हर किस्म का हुक्का उनके पास मौजूद है। आप कई मकानों के मालिक हैं, मगर होटल में एक कमरा किराए पर लेकर रहते हैं। बटेरें आपकी जान हैं। एक कर्नल साहब हैं, रिटायर्ड, बहुत बड़ी कोठी में अकेले 10-12 छोटे बड़े कुत्तों के साथ रहते हैं। हर ब्रांड की विस्की इनके यहाँ मौजूद रहती है और रोज शाम को 4 पैक पीते हैं और अपने साथ किसी न किसी लाडले कुत्ते को भी पिलाते हैं। मैंने अब तक जितने मुजर्रिदों का जिक्र किया है, इन सब को हस्बे तौफीक खाली बोतलों और डिब्बों से दिलचस्पी है। मेरे दूध की बलाई से खालिस घी तैयार करने वाले अजीज घर में जब भी कोई खाली बोतल देखें तो इसे धो धा कर अपनी अलमारी में सजा देते हैं कि जरूरत के वक्त काम आएगी। हाई कोर्ट के रीडर जिनको हर जगह से हर वक्त बदबू आती रहती है, सिर्फ ऐसी बोतलें और डिब्बे जमा करते हैं जिनके मुतालिक वो अपना पूरा इत्मीनान कर ले कि अब उनसे बदबू आने का कोई एहतमाल नहीं रहा। जब मौका मिले नमाज पढ़ने वाले खाली बोतलें आब दस्त के लिए और टीन के खाली डिब्बे वुजू के लिए दर्जनों की तादाद में जमा रखते हैं। उनके ख्याल के मुताबिक ये दोनों चीजें सस्ती और पाकीज़ा रहती हैं। किस्म किस्म के हुक्के जमा करने वाले मेजर साहब को खाली बोतलें और खाली डिब्बे जमा करके इनको बेचने का शौक है और रिटायर्ड कर्नल साहब को सिर्फ विस्की की खाली बोतलें जमा करने का। आप कर्नल साहब के यहाँ जाएं तो एक छोटे साफ सुथरे कमरे में कई शीशे की अलमारियों में आपको विस्की की खाली बोतलें सजी हुई नजर आएंगी। पुराने से पुराने ब्रांड की विस्की की खाली बोतल भी आपको इनके इस नादिर मजमूए में मिल जाएगी। जिस तरह लोगों को टिकट और सिक्के जमा करने का शौक होता है, इसी तरह इनको विस्की की खाली बोतलें जमा करने और इनकी नुमाइश करने का शौक बल्कि खबत है।
कर्नल साहब कर्नल साहब का कोई अजीज रिश्तेदार नहीं, कोई है तो उसका मुझे इल्म नहीं। दुनिया में तने तन्हा हैं, लेकिन वो तन्हाई बिल्कुल महसूस नहीं करते। 10-12 कुत्ते हैं, इनकी देखभाल वो इस तरह करते हैं जिस तरह शफीक बाप अपनी औलाद की करते हैं। सारा दिन इनका इन पालतू हैवानों के साथ गुजर जाता है। फुर्सत के वक्त वो अलमारियों में अपनी चहीती बोतलें संवारते रहते हैं। आप पूछेंगे, खाली बोतलें तो हुई, ये तुमने खाली डिब्बे क्यों साथ लगा दिए? क्या ये जरूरी है कि तजर्रुद पसंद मर्दों को खाली बोतलों के साथ साथ खाली डिब्बों के साथ भी दिलचस्पी हो? और फिर डिब्बे और बोतलें सिर्फ खाली क्यों, भरी हुई क्यों नहीं? मैं आपसे शायद पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि मुझे खुद इस बात की हैरत है। ये और इसी किस्म के और बहुत से सवाल अक्सर मेरे दिमाग में पैदा हो चुके हैं। बावजूद कोशिश के मैं इनका जवाब हासिल नहीं कर सकता। खाली बोतलें और खाली डिब्बे खला का निशान है, और खला का कोई मंतकी जोड़ तजर्रुद पसंद मर्दों से गालिबन यही हो सकता है कि खुद उनकी जिंदगी में एक खला होता है। लेकिन फिर ये सवाल पैदा होता है, क्या वो इस खला को एक और खला से करते हैं? कुत्तों, बिल्लियों, खरगोशों और बंदरों के मुतालिक आदमी समझ सकता है कि वो खाली खोली जिंदगी की कमी एक हद तक पूरी कर सकते हैं, कि वो दिल बहला सकते हैं, नाज नखरे कर सकते हैं, हरकत के मूजिब हो सकते हैं, प्यार का जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन खाली बोतलें और डिब्बे दिलचस्पी का क्या सामान बहम पहुंचाते हैं? बहुत मुमकिन है आपको झैल के वाकयात में इन सवालों का जवाब मिल जाए। 10 बरस पहले मैं जब मुंबई गया तो वहां एक मशहूर फिल्म कंपनी का एक फिल्म तकरीबन 20 हफ्तों से चल रहा था। हीरोइन पुरानी थी, लेकिन हीरो नया था, जो इश्तिहारों में छपी हुई तस्वीरों में नौखेज दिखाई देता था। अखबारों में इसकी किरदार निगारी की तारीफ पड़ी तो मैंने ये फिल्म देखा। अच्छा खासा था, कहानी जाज़िबे तवज्जो थी, और इस नए हीरो का काम भी इस लिहाज से काबिले तारीफ था कि इसने पहली मर्तबा कैमरे का सामना किया था। पर्दे पर किसी एक्टर या एक्ट्रेस की उम्र का अंदाजा लगाना आमतौर पर मुश्किल होता है, क्योंकि मेकअप जवान को बूढ़ा और बूढ़े को जवान बना देता है। मगर ये नया हीरो बिलाशुबा नौखेज था, कॉलेज के तालिब इल्म की तरह तरोताजा और चाक चौबंद। खूबसूरत तो नहीं था, मगर इसके गठे हुए जिस्म का हर उज़्व अपनी जगह पर मुनासिब व मौजू था। इस फिल्म के बाद इस एक्टर के मैंने और कई फिल्म देखे। अब वो मंच गया था। चेहरे के खतो खाल की तिफलाना नरमाइश उम्र और तजुर्बे की सख्ती में तब्दील हो चुकी थी। उसका शुमार अब चोटी के अदाकारों में होने लगा था। फिल्मी दुनिया में स्कैंडल आम होते हैं। आए दिन सुनने में आता है कि फलां एक्टर का फलां एक्टर से ताल्लुक हो गया है, फलां एक्ट्रेस फलां एक्टर को छोड़कर फलां डायरेक्टर के पहलू में चली गई है। करीब करीब हर एक्टर और हर एक्ट्रेस के साथ कोई ना कोई रोमान जल्द या बदेर वाबस्ता हो जाता है। लेकिन इस नए हीरो की जिंदगी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, इन बखेड़ों से पाक थी, मगर अखबारों में इसका चर्चा नहीं था। किसी ने भूले से हैरत का भी इजहार नहीं किया था कि फिल्मी दुनिया में रहकर राम स्वरूप की जिंदगी जिनसी आलाइशों से पाक है। मैंने सच पूछिए तो इस बारे में कभी गौर ही नहीं किया था, इसलिए कि मुझे एक्टरों और एक्ट्रेसों की निजी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिल्म देखा, इसके मुतालिक अच्छी या बुरी राय कायम की और बस। लेकिन जब राम स्वरूप से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे इसके मुतालिक बहुत सी दिलचस्प बातें मालूम हुई। ये मुलाकात इसका पहला फिल्म देखने के तकरीबन 8 बरस बाद हुई। शुरू में तो वो बंबई से बहुत दूर एक गांव में रहता था, मगर अब फिल्मी सरगर्मियां बढ़ जाने के बायस इसने शिवाजी पार्क में समंदर के किनारे एक मुतवस्सत दर्जे का फ्लैट ले रखा था। उससे मेरी मुलाकात इसी फ्लैट में हुई, जिसके 4 कमरे थे बावर्ची खाने समेत। उस फ्लैट में जो कुंबा रहता था उसके 8 अफराद थे। खुद राम स्वरूप, उसका नौकर जो बावर्ची भी था, 3 कुत्ते, 2 बंदर और 1 बिल्ली। राम स्वरूप और इसका नौकर मुजर्रद थे। 3 कुत्तों और 1 बिल्ली के मुकाबले में इनकी मुखालिफ जिन्स नहीं थी। 1 बंदर था और 1 बंदरिया। दोनों अक्सर औकात एक जालीदार पिंजरे में बंद रहते थे।
इन निस्फ दर्जन हैवानों के साथ रामस्वरूप को वालिहाना मोहब्बत थी। नौकर के साथ भी उसका सुलूक बहुत अच्छा था, मगर इसमें जज्बात का दखल बहुत कम था। लगे बंधे काम थे जो मुकर्ररा वक्त पर मशीन किसी बेरूह बेकायदगी के साथ गोया खुद ब खुद हो जाते थे। इसके अलावा ऐसा मालूम होता था कि रामस्वरूप ने अपने नौकर को अपनी जिंदगी के तमाम कायद और जवाबित एक पर्चे पर लिख कर दिए थे जो इसने हिफ्ज कर लिए थे। अगर रामस्वरूप कपड़े उतार कर निकर पहनने लगे तो उसका नौकर फौरन 3-4 सोडे और बर्फ की फ्लास्क शीशे वाली तपाई पर रख देता था। उसका यह मतलब था कि साहब रम पीकर अपने कुत्तों के साथ खेलेंगे, और जब किसी का टेलीफोन आएगा तो कह दिया जाएगा कि साहब घर पर नहीं है। रम की बोतल या सिगरेट का डब्बा जब खाली होगा तो इसे फेंका या बेचा नहीं जाएगा, बल्कि एहतियात से इस कमरे में रख दिया जाएगा जहां खाली बोतलों और डिब्बों के अंबार लगे हैं। कोई औरत मिलने के लिए आएगी तो उसे दरवाजे ही से ये कहकर वापस कर दिया जाएगा कि रात साहब की शूटिंग थी इसलिए सो रहे हैं। मुलाकात करने वाली शाम को या रात को आए तो इससे कहा जाता था कि साहब शूटिंग पर हैं। रामस्वरूप का घर तकरीबन वैसा ही था जैसा आमतौर पर एक अकेले रहने वाले मुजर्रिद मर्दों का होता है, यानी वो सलीका करीना और रख रखाव गायब था जो निसाई लम्स का खासा होता है। सफाई थी मगर इसमें खरापन न था। पहली मर्तबा जब मैं इसके फ्लैट में दाखिल हुआ तो मुझे बहुत शिद्दत से महसूस हुआ कि मैं चिड़ियाघर के इस हिस्से में दाखिल हो गया हूँ जो शेर, चीते और दूसरे हैवानों के लिए मखसूस होता है, क्योंकि वैसी ही बू आ रही थी। एक कमरा सोने का था, दूसरा बैठने का, तीसरा खाली बोतलों और डिब्बों का। इसमें रम की वो तमाम बोतलें और सिगरेट के वो तमाम डिब्बे मौजूद थे जो रामस्वरूप ने पीकर खाली किए थे। कोई एहतमाम नहीं था, बोतलों पर डिब्बे और डिब्बों पर बोतलें औंधी सीधी पड़ी हैं। एक कोने में कितार लगी है तो दूसरे कोने में अंबार। गर्द जमी हुई है और बासी तंबाकू और बासी रम की मिली जुली तेज बू आ रही है। मैंने जब पहली मर्तबा ये कमरा देखा तो बहुत हैरान हुआ। अनगिनत बोतलें और डब्बे थे, सब खाली। मैंने रामस्वरूप से पूछा, क्यों भाई, ये क्या सिलसिला है? उसने पूछा, कैसा सिलसिला? मैंने कहा, ये कबाड़ खाना। उसने जवाब में इतना कहा, जमा हो गया है। ये सुनकर मैंने बोलते हुए सोचा, इतना कूड़ा जमा होने में कम से कम 7-8 बरस चाहिए। मेरा अंदाजा गलत निकला। मुझे बाद में मालूम हुआ कि इसका ये ज़ख़ूरा पूरे 10 बरस का था। जब वो शिवाजी पार्क रहने आया था तो वो तमाम बोतलें और डिब्बे उठवा कर अपने साथ ले आया था जो उसके पुराने मकान में जमा हो चुके थे। एक बार मैंने उससे कहा, स्वरूप, तुम ये बोतलें और डिब्बे बेच क्यों नहीं देते? मेरा मतलब है, अव्वल तो साथ साथ बेचते रहना चाहिए, पर अब के इतना अंबार जमा हो चुका है और जंग के बायस दाम भी अच्छे मिल सकते हैं। मैं समझता हूं तुम्हें यह कबाड़ खाना उठवा देना चाहिए। उसने जवाब में सिर्फ इतना कहा, हटाओ यार, कौन इतनी बकबक करे। इस जवाब से तो यही जाहिर होता था कि उसे खाली बोतलों और डिब्बों से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मुझे नौकर से मालूम हुआ कि अगर इस कमरे में कोई बोतल या डिब्बा इधर का उधर हो जाए तो रामस्वरूप कयामत बर्पा कर देता था। औरत से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी उसकी बहुत बेतकल्लुफी हो गई थी। बातों बातों में मैंने कई बार उसे दरियाफ्त किया, क्यों भाई, शादी कब करोगे? और हर बार इस किस्म का जवाब मिला, शादी करके क्या करूंगा? मैंने सोचा, वाकई रामस्वरूप शादी करके क्या करेगा? क्या वो अपनी बीवी को खाली बोतलों और डिब्बों वाले कमरे में बंद कर देगा, या सब कपड़े उतार नीकर पहनकर रम पीते इसके साथ खेला करेगा? मैं उससे शादी ब्याह का जिक्र तो अक्सर करता था, मगर तसव्वुर पर जोर देने के बावजूद उसे किसी औरत से मुंसलिक न देख सकता। रामस्वरूप से मिलते मिलते कई बरस गुजर गए। इस दौरान मैं कई मर्तबा मैंने उड़ती उड़ती सुनी कि इसे एक एक्ट्रेस से जिसका नाम शीला था इश्क हो गया है। मुझे इस अफवाह का बिल्कुल यकीन न आया। अव्वल तो रामस्वरूप से उसकी तवक्को ही नहीं थी, दूसरे शीला से किसी भी होशमंद नौजवान को इश्क नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि वो इस कदर बेजान थी कि दक की मरीज मालूम होती थी। शुरू शुरू में जब वो एक तो फिल्मों में आई थी तो
किसी कदर गवारा थी, मगर बाद में तो वो बिल्कुल ही बेकैफ और बेरंग हो गई थी और सिर्फ तीसरे दर्जे की फिल्मों के लिए मखसूस होकर रह गई थी। मैंने सिर्फ एक मर्तबा इस शीला के बारे में राम स्वरूप से दरियाफ्त किया तो इसने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए क्या यही रह गई थी? इस दौरान इसका सबसे प्यारा कुत्ता स्टालन नमोनिया में गिरफ्तार हो गया। राम स्वरूप ने दिन रात बहुत जांफशानी से इसका इलाज किया, मगर वो जांबर न हुआ। उसकी मौत से उसे बहुत सदमा हुआ। कई दिन इसकी आंखें अश्क आलूद रहीं और जब इसने एक रोज बाकी कुत्ते किसी दोस्त को दे दिए तो मैंने ख्याल किया कि इसने स्टालिन की मौत के सदमे के बायस ऐसा किया है, वरना वो इनकी जुदाई कभी बर्दाश्त न करता। कुछ अरसे के बाद जब इसने बंदर और बंदरिया को भी रुखसत कर दिया तो मुझे किसी कदर हैरत हुई, लेकिन मैंने सोचा कि इसका दिल अब और किसी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अब वो निकर पहनकर रम पीते हुए सिर्फ अपनी बिल्ली नरगिस से खेलता था। वो भी इससे बहुत प्यार करने लगी थी, क्योंकि राम स्वरूप का सारा इल्तिफात अब इसी के लिए मौकूफ हो गया था। अब इसके घर से शेर चीतों की बू नहीं आती थी। सफाई में किसी कदर नजर आ जाने वाला सलीका और करीना भी पैदा हो चला था। उसके अपने चेहरे पर हल्का सा निखार आ गया था, मगर यह सब कुछ इस कदर आहिस्ता आहिस्ता हुआ था कि इसके नुक्ता आगाज का पता चलाना बहुत मुश्किल था। दिन गुजरते गए, राम स्वरूप का ताज़ा फिल्म रिलीज हुआ तो मैंने इसकी किरदार निगारी में एक नई ताजगी देखी। मैंने इसे मुबारकबाद दी तो वो मुस्कुरा दिया। लो विस्की पियो। मैंने ताज्जुब से पूछा, विस्की? इसलिए कि वो सिर्फ रम पीने का आदी था। पहली मुस्कुराहट को होंठों में जरा सुकेड़ते हुए उसने जवाब दिया, रम पी पी कर तंग आ गया हूं। मैंने उससे और कुछ ना पूछा। 8वें रोज जब उसके यहाँ गया तो वो कमीज पाजामा पहने रम नहीं विस्की पी रहा था। देर तक हम ताश खेलते और विस्की पीते रहे। इस दौरान में मैंने नोट किया कि विस्की का जायका इसकी जुबान और तालू पर ठीक नहीं बैठ रहा, क्योंकि घूंट बनने के बाद वो कुछ इस तरह मुंह बनाता था जैसे किसी अनचखी चीज से इसका वास्ता पड़ा हुआ है। चुनाचे मैंने इससे कहा, तुम्हारी तबीयत कबूल नहीं कर रही विस्की को। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर लेगी। राम स्वरूप का फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। एक रोज मैं उधर से गुजर रहा था कि देखा नीचे गैराज के पास खाली बोतलों और डिब्बों के अंबार पड़े हैं। सड़क पर 2 छकड़े खड़े हैं जिनमें 3-4 कबाड़िए इनको लाद रहे हैं। मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही, क्योंकि यह खजाना राम स्वरूप के अलावा और किसका हो सकता था। आप यकीन जानिए, इसको जुदा होते देखकर मैंने अपने दिल में एक अजीब किस्म का दर्द महसूस किया। दौड़ा ऊपर गया, घंटी बजाई, दरवाजा खुला। मैंने अंदर दाखिल होना चाहा तो नौकर ने खिलाफे मामूल रास्ता रोकते हुए कहा, साहब रात शूटिंग पर गए थे और इस वक्त सो रहे हैं। मैं हैरत से और गुस्से से बौखला गया, कुछ बड़बड़ाया और चल दिया। इसी रोज शाम को राम स्वरूप मेरे यहाँ आया। इसके साथ शीला थी, नई बनारसी साड़ी में मलबूस। राम स्वरूप ने इसकी तरफ इशारा करके मुझसे कहा, मेरी धर्म पत्नी से मिलो। अगर मैंने विस्की के 4 पैग ना पिए होते तो यकीनन ये सुनकर बेहोश हो गया होता। राम स्वरूप और शीला सिर्फ थोड़ी देर बैठे और चले गए। मैं देर तक सोचता रहा कि बनारसी साड़ी में शीला किससे मुशाबे थी। दुबले पतले बदन पर हल्के बादामी रंग की कागजी साड़ी, किसी जगह फूली हुई, किसी जगह दबी हुई। एकदम मेरी आंखों के सामने एक खाली बोतल आ गई, बारीक कागज में लिपटी हुई। शीला औरत थी, बिल्कुल खाली, लेकिन हो सकता है एक खला ने दूसरे खला को पुर कर दिया हो।